Beloved students, welcome to CBKYS। रेशियो एनालिसिस बीकॉम के अंदर में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही वास्ट एरिया है। आप चाहे बीकॉम की बात कर लीजिए, 11-12 की बात कर लीजिए या किसी भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, हर जगह पर ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। बहुत से बच्चे रेशियो एनालिसिस का एक बड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेते हैं जिसमें ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, प्रोप्राइटर्स फंड वगैरह बनाने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक बड़े क्वेश्चन से शुरू करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करने चाहिए। जब कुछ प्रैक्टिस बढ़ जाए तो उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन में मूव करना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपका लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट, आपका फॉर्मूला, आपका कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जब आप किसी बड़े सम से मूव करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आती हैं। तो अभी हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे रेशियो एनालिसिस का जो कि आपके 2007 CU बीकॉम एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही लॉजिकल है। इसको केयरफुली आप देखें, आपको चीज़ें समझ में आएगी जो कि आप बड़े सम्स में इसको यूज़ कर पाओगे। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिएगा, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो कंप्यूट द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ DKM लिमिटेड एंड कमेंट अपॉन इट। प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है 1:3, मतलब एक रेशियो आपके सम्स में दिया है प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट इज 1:3, और आपसे बोला है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आप इसका फाइंड आउट कीजिए। कैसे मूव करेंगे हम लोग, इसके लिए सॉल्यूशन देखिएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला ये लिया है, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बोलिए या प्रोप्राइटर्स फंड बोलिए या प्रोप्राइटर्स इक्विटी बोलिए, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। कभी कभी इस टर्म को हम लोग नेटवर्थ के जगह पर भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये चारों वर्ड सेम तरीके की होती है। आपको अगर ये मिले तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, उसको हम लोग एडजस्ट करके चलेंगे। अब देखिएगा, ये प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए जो वर्ड लिया है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इसके लिए एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर सम्स में क्लियरली कुछ मेंशन नहीं होता तो हम लोग यही रेशियो जनरली यूज़ करते हैं जो कि सम्स में दिया हुआ है। अदरवाइज कभी कभी सम्स में मेंशन कर देता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो उसने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, वहाँ पर वो कभी कभी प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करके भी कैलकुलेशन लेता है, और कभी कभी फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड करके भी कैलकुलेशन सम्स में दिया रहता है। तो बात ये ध्यान में रखिएगा कि अगर सम्स में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर सम्स में मेंशन कर दिया कि वो किस तरीके से प्रोप्राइटरी रेशियो निकाला है तो जिस तरीके से सम्स में मेंशन किया रहता है वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन जनरल जो फॉर्मूला होता है वो ले लिए। अब देखिए आगे की कैलकुलेशन कैसे किया है। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल टू 1/3, 1:3 सम्स में दिया है, इसको इसने इक्वेशन 1 बना के कंसिडर किया। आगे आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेसिक पता है कि हम लोग अगर कोई भी चेंजेस करें किसी एक साइड में तो वो चेंजेस दोनों साइड में करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ चीज़ें अपने मन से एज्यूम करके भी ली जाती हैं, और इसलिए आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक कैलकुलेशन किया गया, 1 से दोनों साइड को माइनस किया गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो 1 माइनस लिख दिया शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और राइट हैंड साइड में भी वही कैलकुलेशन किया, 1 से माइनस किया 1/3। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। आप जानते हैं कि हम लोग अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह वो चेंजेस करने पड़ते हैं। सॉल्व करके आगे की स्टेप में दी हुई है 1 माइनस शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट में टोटल एसेट्स को एलसीएम लिया जाएगा, और टोटल एसेट्स को एलसीएम लेने के बाद ऊपर में वैल्यू आ रहा है टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड इक्वल्स दिया है। राइट हैंड साइड में 3 एलसीएम आएगा तो ऊपर आएगा 3 - 1। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगले स्टेप में देखिएगा, फिर एक लॉजिकल पॉइंट है। एक स्टेप मैथमेटिकल है लेकिन उसके बाद फिर एक रेशियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, और वो कॉन्सेप्ट के यूज़ में क्या मेंशन किया है, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड के जगह लिख दिया है टोटल डेब्ट। अब देखिए ये टोटल डेब्ट कहाँ से आ गया। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा आप सोच कर देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा चीज़ क्लियर दिखेगा।
टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होता है एज पर बैलेंस शीट, जानते हैं हम लोग। टोटल एसेट्स इक्वल्स होता है टोटल लाइबिलिटीज का, और टोटल लाइबिलिटीज में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड और अदर डेप्ट। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया शेयर होल्डर फंड। इसके अलावा और लाइबिलिटीज में बचता क्या है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, अदर लाइबिलिटी जैसे ट्रेड पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सब जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं ये सब डेप्ट के रूप में ही जानी जाती हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज़ में से अगर आप शेयर होल्डर फंड हटा दोगे तो बाकी जो बचेगा वो होगा क्या, आपका अदर डेप्ट, या आप उसको टोटल डेप्ट भी बोल सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड के जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दिया, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स जो नीचे है, इक्वल्स में आ रहा है 3 - 1 करेंगे तो आएगा 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया गया। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किए हैं तो ये डिवीज़न भी दोनों साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए मेंशन किया है इक्वेशन 2 जो है टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और फिर डिवीज़न में लिया है इक्वेशन 1 वाला शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और राइट हैंड साइड में भी सेम तरीका 2/3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 में था 1/3। और ये चीज़ आप जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करके लिखे हो फिर जब वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो चीज़ें रिवर्स हो जाएगी। डिनोमिनेटर की चीज़ न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए सेकेंड स्टेप में क्या मेंशन किया, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ये, और मल्टीप्लिकेशन जब किया इस डिवीजन को तो टोटल एसेट्स ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय आ गया शेयर होल्डर्स फंड। और राइट हैंड साइड में भी सेम थॉट लिया है 2/3, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में आया तो रिवर्स हो गया 3/1। 3 कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल एसेट्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या बचेगा, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसको आप सिंपल इक्विटी भी बोल सकते हो। तो टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर इक्विटी आ गया 2/1, और इसको फाइनली हम लोग नाम दे सकते हैं डेप्ट इज टू इक्विटी इक्वल 2:1। ये वैल्यू आ गई हमारी डेप्ट और इक्विटी की। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के पास डेप्ट है 2 और इक्विटी है 1। इक्विटी जो होता है वो कंपनी का इंटरनल फंड होता है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट होता है, और डेप्ट जो हम लोग बाहर से लेते हैं, बाहर से कंसिडर करते हैं लोन के बगैर, लोन के रूप में, डिवेंचर के रूप में, या जिन लोगों को पेमेंट करना होता है ट्रेड पेबल वगैरह, वो लोग होते हैं डेप्ट के अंदर। तो ये 2:1 इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का डेप्ट ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, और कंपनी का इंटरनल इन्वेस्टमेंट कम है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। यही बात आपको कमेंट के रूप में मेंशन कर देनी है, क्योंकि सम्स में मेंशन किया था कि आप डेप्ट इक्विटी रेशियो भी निकालिए और उसके बाद इसके ऊपर एक कमेंट भी दीजिए। तो देखिए कमेंट के अंदर क्या लिखा है कि इन दिस केस द आउटसाइडर्स हैव इन्वेस्टेड डबल अमाउंट ऑफ फंड एज कंपेयर टू द फंड इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। It indicates that the dependency of the company on the outsider is very high। तो कंपनी बाहर वाले के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कंपनी बहुत रिस्की है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। पहले हम लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन कुछ सीखेंगे, फिर बड़े सम्स में भी जाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट सम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।